चलो भाई लिस्ट डिस्कस हो रहा था लास्ट टाइम। लिस्ट में भी तो आगे आ जाओ मतलब नहीं। अच्छा वहां आप कॉपी रखने की बात लिस्ट में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड I guess deep copy, shallow copy that we discussed that day. Concatenation and even repetition of application that we discussed. Length, minimum, maximum. List literal was the last concept I guess जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए तो नेस्टिंग में, हालांकि ये मैंने बताया भी था उस दिन, पर नेस्टिंग में, नेस्टिंग का मतलब होता है यू कैन हैव लिस्ट कंटेंट इनसाइड द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो है लिस्ट कंटेंट रह सकती है और उनको एक्सेस करने के लिए जो है डबल इंडेक्स लगेंगे, ये मल्टीपल इंडेक्स लगेंगे। ये हम पैच ऑफ कोड एक तरह देख के आए थे। Lists are mutable that we already discussed. Slicing list के ऊपर वो हमने करी थी I guess। ठीक है, ये एक चीज है जो आज हमारे लिए शायद नहीं होगी, रिप्लेसमेंट। तो अगर एक लिस्ट में पास ऑलरेडी है, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है यहाँ पर एशियन कंट्रीज करके, एंड एशियन कंट्रीज में दिस आर दी वैल्यूज दैट आर कंटेन्ड, और इन वैल्यूज को लेकर या इस लिस्ट को लेकर we want to perform this operation। अभी ऑपरेशन क्या बोल रहा है ध्यान दो। एशियन अंडरस्कोर कंट्रीज के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आपने दो आर्गुमेंट दिए, 1 colon 2, first parameter that you're passing here, your first argument that you're taking here is representing replacement of position। अभी तो ये बताओ कि 1 क्या है यहाँ पर, 1 और 2 क्या है। ये स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है, ये स्टार्ट और स्टॉप है, जिसमें 1 ये बता रहा है कि आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। और स्टॉप की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉप वहां होना है जो अगली वैल्यू का -1, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू इज 2 सिंस, तो 2 - 1 इज 1, तो दैट मींस कि यहाँ पर शायद स्टार्ट भी 1 से हो रहा है और स्टॉप भी 1 पे ही हो रहा है। फाइन, तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आपने कुछ इस तरह से स्टार्ट स्टॉप को सेट किया हुआ है और आपने लिस्ट के साथ में वो पैरामीटर्स देके सामने इस तरह से अगर एक वैल्यू दे दी, ठीक है, कोशिश मतलब समझने की कोशिश करो कि मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। मतलब एक तरीका ये था कि मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट का नाम एंड देन दिस व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम। वो जो स्लाइसिंग में पढ़ा रहा था उसमें मैं क्या लिखता था, लिस्ट का नाम देता था, स्टार्ट स्टॉप पैरामीटर सेट करता था, उसके अनुसार हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाती थी। जैसे यहाँ पे आई, व्हाट इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग हियर, चाइना, राइट। क्यों? क्योंकि पोजीशन नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 पे आई एम हैविंग दैट, इंडेक्स नंबर 0 पे यू आर हैविंग इंडिया, ठीक है। और 1 से ही शुरू करना है, 1 पे ही खत्म करना है, दैट्स व्हाई इटरेशन यहाँ पे आपके पास में इंटरप्रेटर ने केवल एक ही वैल्यू आपको दी, सिंस स्टार्ट विद स्टॉप और सेम हियर, दैट्स व्हाई। फाइन, बट दिस टाइम ऑब्जर्व केयरफुली दैट I am not taking the expression like that। इस बार मैंने क्या कहा, मैंने कहा this position needs to be replaced by this value। I am assigning a new value corresponding to this position, ठीक है। So we are not printing it, we are not fetching it, we are actually assigning new value to that position। That's why after execution of this you will find your list। then इस list को भी print कराऊं ज्यादा बेहतर है, Asian underscore countries, so I'll get this list then, ठीक है। जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो आई एम गेटिंग अफगानिस्तान हियर ऑन दैट इंडेक्स 1 इंस्टेड ऑफ चाइना व्हिच वाज देयर रिसाइडिंग देयर। गॉट इट? तो इसीलिए इस कोड में हमने कहा कि दिस वाज एक्चुअली डूइंग द रिप्लेसमेंट रादर देन फैचिंग द कंटेंट। तो इस तरीके से आप एक बनी बनाई लिस्ट में अगर किसी पोजीशन में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो दिस वे यू कैन डू इट। अभी ये प्रोग्राम एक पोजीशन के लिए था क्योंकि हमने इंडेक्स उस हिसाब से दिए थे, इसमें केवल एक ही वैल्यू बन गया, तो इसीलिए दैट गॉट रिप्लेस। मल्टीपल के लिए देख लेते हैं, आगे कुछ ना कुछ हो गई। देन हमें कहा गया है इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू अ लिस्ट विदाउट रिमूविंग एनी। तो अभी क्या हो रहा था, the value got replaced, China got replaced by Afghanistan, and now you want to insert the value, you don't want to replace it। fine, जो है वो रहे, नई वैल्यू हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। और हमने क्या कहा है इस बार,
इंडाइसेस सेट करने का क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया है, बाकी सब कुछ सेम ही। ये एक्सप्रेशन अगर पूरा देखोगे तो आइडेंटिकल वे में लिखा हुआ है जैसा आपने यहाँ लिखा था ऊपर, ठीक है, केवल इंडेक्स की वैल्यू में बदलाव होगा। यहाँ देखो एशियन अंडरस्कोर कंट्रीज के साथ में आपने लिख दिया 2:2, आपको स्टार्ट फ्रॉम 2, आपको स्टॉप फ्रॉम 2, स्टॉप एट 2 एंड देन अ न्यू वैल्यू, फाइन। पर अब इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अब इंटरप्रेटर को ये लग रहा है कि 2 से शुरू करना है और इधर 2 - 1 पे रुकना है, तो दैट इज नॉट लॉजिकल एज पर स्लाइसिंग इज कंसर्न, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करेगा इस स्थिति में, आपके इंडेक्स 2 पे वो जो नई कंट्री आपने इंसर्ट करी है, मतलब कुल मिला के इंडेक्स 2 पे एक नई वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, राइट। अब इसमें काउंट करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 values were there, and now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 values are here now, ठीक है। This is the new entry of this list and that is corresponding to index 2 here, 0 1 2. So this way, using such values of indices you can insert new values into list as well, ठीक है। ठीक, इसके बाद now you are having one keyword here which is del, del stands for deletion। अब इस तरीके से स्ट्रिंग की या फिर लिस्ट की किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन को, स्ट्रिंग तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, लिस्ट की किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन से किसी वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने पोजीशन नंबर 2 से क्या किया था, पोजीशन नंबर 2 पे एक वैल्यू मैंने इंसर्ट की थी बूटा अंदर में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसी लिस्ट के उसी इंडेक्स से उस कंट्री को डिलीट कर रहे हैं और डिलीट करने के बाद में उस लिस्ट को फिर से प्रिंट कर रहे हैं। So I executed this and then I again observed that ये फिर से 9 values बन गई हैं। Second index पे वो जो वैल्यू हमने इंसर्ट की थी, this one that got deleted again, and बाकी वैल्यूज पे एक इंडेक्स ऊपर आ गई वापस से। इसीलिए अफगानिस्तान के बाद में नेक्स्ट एंट्री माइट बी श्रीलंका as well, yes, ठीक है। तो this way you can delete the items as well. Then I'm having a concept of deleting multiple items from a list. तो इसके लिए हमने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट बनाई ABCDEF, 6 वैल्यूज है इसके अंदर, प्रिंट करवा के देखा उसका क्या कंटेंट है। उसके बाद में इतना पोर्शन प्रिंट कराऊंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा तो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, राइट। इसके बाद में A of 1 column 5 भी प्रिंट कर रहा है, हाँ स्लाइसिंग हो जाएगी। स्लाइस लिस्ट जो है वो आप बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। इनमें वैल्यूज जो आ रही है वो आ रही है इंडेक्स 1 2 3 4 से, इंडेक्स 1 2 3 4 मतलब BCDE, जीरो को छोड़ के। तो इसीलिए यहाँ पे नीचे आउटपुट पे ध्यान दो, BCDE गॉट डिस्प्लेड आफ्टर दैट, ठीक है। ये इसका रिजल्ट भी नीचे प्रिंटेड है। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट वेयर यू प्रिंटेड A, दिस इज आउटपुट ऑफ दैट स्लाइस की A लिस्ट के इंडाइसेस 1 2 3 4 पे क्या डिसाइड कर रहा है वो बाहर ले आओ, वो आ गया। बट देन वी वर टारगेटिंग द डिलीशन, ठीक है, हम तो डिलीशन टारगेट कर रहे थे, तो हमने क्या किया, एक ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसको ध्यान से देखो। हाँ, इसमें क्या कर दिया हमने, बोला लिस्ट ए की इन पोजीशंस को रिप्लेस कर दो बाय दी एम्प्टी लिस्ट। मतलब कुल मिला के इस पोजीशन पे जो जो कंटेंट है जस्ट वाइप इट आउट, उसको हटा दो। वो जो है 4 वैल्यूज जो आपने दी थी वो वहां से क्लीन हो जाएंगी, और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा ए की वैल्यू, तो दैट वैल्यू वुड बी दिस A and F। वो बीच वाला जो पोर्शन था दैट बिकेम ब्लैंक, ठीक है। तो इस तरीके के ऑपरेशन से आप मल्टीपल वैल्यूज जो है, कोइंसाइडिंग वैल्यूज जो है वो एक साथ डिलीट कर पा रहे हैं फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। प्रिंट हो जाता है, उसमें नहीं, उसमें हमें प्रिंट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ भी ऐसा तभी हो पाएगा जब आपके इस पूरे के पूरे पैच का आखिरी स्टेटमेंट आपने जो दिया है केवल वही प्रिंट होगा। इसके पहले जो मैंने ये 2 प्रिंट लगाए थे, अगर मैं मान लो कि यहाँ पर प्रिंट ए की जगह A लिख देता तो यहाँ पर A 2 बार प्रिंट नहीं होगा उसकी, ठीक है। सो द लास्ट स्टेटमेंट दैट यू गिवन हियर उसका आउटपुट जनरेट होता है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है, इसीलिए ऊपर वाले मुझे प्रिंट यहाँ पे लिखने पड़े। देन appending something into a list, ठीक। A list is taken with name A in which I'm having these elements again A B C D E and F, and then I use this operation A plus equals to G and H, fine, and then I executed this, or execution का got this result, A became this,
अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये अभी तक शायद हमने यूज किया है नहीं किया, बट प्लस इक्वल्स टू इज एक्चुअली a इक्वल्स टू a प्लस दैट, वो एक ही बात है। वो जो नीचे मैंने कमेंट में लिखा है ना, दैट ऑपरेशन इन दिस ऑपरेशंस आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। सो दिस इज द ऑपरेंड व्हिच गॉट अपेंडेड टू इट। तो अपेंड करने का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के लास्ट में, आखिरी में ये वाला पोर्शन और जाके जोड़ दो। अब उसमें एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 10 एलिमेंट, वो हमारे हिसाब से कस्टमाइजेबल। तो इसीलिए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस वी गॉट दिस रिजल्ट, लिस्ट A got appended by 2 elements and those elements are G and H, ठीक है। अपेंड की ही तरह होता है एक प्रीपेंड। अब प्रीपेंड में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी पोर्शन या नई लिस्ट हम पुरानी लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, उसको हमें उस लिस्ट के पहले लेना पड़ेगा। मतलब ये जो एडिशन ऑपरेशन है, कॉन्केटिनेशन है, उस कॉन्केटिनेशन में पहला ऑपरेंड वो नया कंटेंट होगा और दूसरा ऑपरेंड हमारी लिस्ट होगी, ठीक है। तो यूजुअली इसमें कोई अपेंड प्रीपेंड करके हमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन हाँ दिस फिनोमेना वी कॉल्ड अपेंड एंड प्रीपेंड, कि जब आप किसी लिस्ट में लास्ट में अगर कुछ वैल्यूज को जोड़ते हो तो दैट इज कॉल्ड अपेंडिंग, ठीक है। और अगर पहले कुछ जोड़ते हो तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेंडिंग। देन देयर इज वन मेथड एज वेल एंड दैट मेथड इज कॉल्ड अपेंड, ठीक है। किसी भी लिस्ट के साथ में अपेंड को आप जो है यूज कर सकते हैं, और अपेंड के साथ में अगर आपने ब्रैकेट में एक वैल्यू लिख दी है तो उसका मतलब होता है कि जो भी आपकी लिस्ट है उसमें वो वैल्यू लास्ट में जाकर जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे ls अंडरस्कोर में माइट बी लिस्ट, जो मैंने शायद कहीं पहले ली होगी, ठीक है। उस लिस्ट पहले उसको देख लेते हैं कि वो लिस्ट क्या है। इज नॉट डिफाइंड, ओके। मतलब आज की डेट में हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया होगा उस सेल को। जस्ट अ सेकंड, this was the list which was getting referred there. So ls underscore main is a list in which you are having few elements and those elements are this, ठीक है। ls underscore main में elements हैं 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then you perform this operation, after that you printed it again। अभी इसको हटाओ, उसकी जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप पाएंगे कि रिजल्ट में you are getting this. What happened here? 999 got appended to the last position of the list, ठीक है। तो this way you can do the append work as well, जिसमें लिस्ट में अगर आप आखिरी में कोई एलिमेंट जुड़वाना चाहते हैं तो append मेथड को आप इन्वोक कर दो, कॉल कर दो। इसे कॉल करने का तरीका, लिस्ट का नाम डॉट append and then the value which is given there, फाइन। एक से ज्यादा बार चलेगा तो लिस्ट append होती चली जाएगी। इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट कर दूं तो एक बार और 999 आ जाएगा, एक बार और एग्जीक्यूट कर दूं तो कुल मिला के जो करंट स्टेट है उस करंट स्टेट के ऊपर वो अपेंडमेंट होता जा रहा है, ठीक है। 3 बार मैंने इस पैच को एग्जीक्यूट किया, इसलिए यहाँ पे 3 बार ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ गई, राइट। अपेंड की ही तरह एक मेथड और होती है, उसे कहा जाता है एक्सटेंड, ठीक। एक्सटेंड इज यूज्ड फॉर अपेंडिंग द मल्टीपल वैल्यूज टू द लिस्ट। Extend is used for appending the multiple values at the end of the list to the end of the list. Fine. मतलब अभी आप बोलते हैं कि अब ये 999 की तो एक ही वैल्यू है, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज अपेंड करवानी है तो मैं क्या करूंगा? तो लिस्ट का नाम दीजिए, एक्सटेंड लिखिए, इसके साथ में आप मल्टीपल वैल्यूज अगर आप देना चाह रहे हो तो यहाँ एक्सटेंड के साथ में पैरामीटर में आपको एक लिस्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। उस लिस्ट में आप वो सारी वैल्यूज लेंगे जो आपको आपकी लिस्ट में अपेंड करवानी है, जिसके थ्रू आप एक्सटेंड मेथड को कॉल कर रहे हैं, फाइन। तो इसे अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, लुक एट द आउटपुट। वो पिछला जो स्टेट था ls अंडरस्कोर मेन का, उसमें 22 33 दे गॉट अपेंडेड। इसे एक बार और एग्जीक्यूट कर दूंगा तो वही एलिमेंट्स एक बार और हो जाएंगे, रेपिटेशन हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो वन मैथड, फाइन। अब सवाल ये आता है कि क्या अपेंड के जरिए भी ये काम किया जा सकता है जो हमने किया? तो एरर नहीं आएगी, बट जो बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा भी नहीं होगा, फाइन। तो मैंने यहाँ पे उसी को टेस्ट किया है, ls अंडरस्कोर मेन के साथ में अपेंड किया, अपेंड के साथ में यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स ले लिए और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करवा के लिस्ट का करंट स्टेट चेक किया। लुक हियर, इतना पोर्शन तो पहले से था, है ना। ये क्या आ गया आखिरी में? दैट इज अ लिस्ट इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि अपेंड को आप जो भी दोगे, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट,
वो एक सिंगल यूनिट सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह की कैपेसिटी में जाकर लिस्ट के साथ में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंटरप्रेटर ने ये नहीं माना यहाँ पर कि ये दो एलिमेंट्स लिस्ट में जोड़ना है, उसने ये समझा कि आपको ये लिस्ट को उस लिस्ट के अंदर अपेंड करना है। So that's why on the last index here you are getting a list here, which includes those two elements 22 and 33. So this is the difference between behavior of extend and append. Using extend you can append multiple values to a list in one shot, while using append you cannot do that. Fine. Then comes one more operation, that is insert. And insert, as the name says, is used for inserting the element into a list again. But इसमें एक चीज नहीं हो जाती है, वो ये है कि आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोजीशन मेंशन करते हुए वो एलिमेंट जो है इंसर्ट करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो जैसे हमने दिया है ls_main में इंडेक्स 3 पे 1997 इस तरह की वैल्यू मुझे इंसर्ट करवानी है। तो जैसे ही मैंने ऐसे एग्जीक्यूट किया, आई गॉट दिस रिजल्ट। तो दिस वाज इंडेक्स 0 1 2, राइट। इसके बाद में ऑन इंडेक्स 3 आप गॉट दिस एलिमेंट 1997। फाइन। So this way, using this method with the list, we can insert the elements into a list on the desired user desired positions or locations or indices as well. Okay, got it. Then we are having one method that is remove. तो हमने यहाँ पे कहा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दो वैल्यूज इसमें करके देख लेना। इंसर्ट में 3 के बाद 2 वैल्यूज कोशिश कर देते हैं। हाँ तो ये मैंने ले लिया। सपोज अब दो विकल्प में, या तो एक लिस्ट जाए या दोनों वैल्यूज चली जाए। प्रोग्राम बना लेना। इसको मैं रिपीटेड एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो रिपीटेड तो वैल्यूज आती हैं, हम कोड कर सकते हैं। कोड करा लें, लूप लगा लें। लूप जो है वो एक इंटरवल के ऊपर चल जाए, उस इंटरवल में वो सारी इंडाइसेस कंटेंट हो जिनमें तुम्हें वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, और दूसरा एक इंटरवल ले लो जिसमें वैल्यूज हैं जिनको इंसर्ट करवानी है। मतलब ये कैन डू इट इजीली, तो कोई खास बात नहीं है उसमें। अभी इसको कंप्लीट करें शीट को, फिर एक प्रोग्राम इस तरह का बना के देख लेंगे कि कस्टम पोजीशंस पे वी नीड टू इंसर्ट द वैल्यूज। देखते हैं। So comes remove, then list के साथ में remove लिया, remove के साथ में एक value, ठीक है, and that value I want to get removed from the list. So 999 if is there, ये 3 occurrences हैं 999 के, देखते हैं क्या होता है। पहली बार मैंने जब इसे execute किया तो I observed that 1999 got removed, ठीक है। दूसरी बार execute किया तो एक बार और जो 999 था that also got removed, एक बार और insert किया that also went, एक बार और किया तो आप गॉट ही आएगा कि अब नहीं मिल रहा। ठीक है, तो रिमूव मेथड क्या कर रही है, उस एलिमेंट को जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं उसको लिस्ट के अंदर ढूंढ रही है, और ढूंढने के बाद में उसको रिमूव कर रही है। ठीक है, देन कम्स पॉप, पीओपी। तो पॉप इज आल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, बट देन द क्राइटेरिया वुड बी डिफरेंट। अभी हमारी लिस्ट जो थी ls_main ऊपर आप उसका करंट स्टेट देख के आए थे, इसको एक बार एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास में ये सिचुएशन है। आखिरी एलिमेंट पे ध्यान देना, इसको 33 है, ठीक है, लास्ट में 33 है। एक बार और एग्जीक्यूट किया, अब लास्ट में 22 है। एक बार और एग्जीक्यूट किया तो वो 22 भी गया, आखिरी में क्या रह गया 33। तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि पॉप मेथड जो है उसको आप स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं दे रहे हो, वो लिस्ट के लास्ट में से एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, then comes the filter version of pop again। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ls_main के साथ में pop मेथड को कॉल किया और यहाँ पर एक वैल्यू दी, that value is 2, फाइन। और वो 2 देने के बाद में फिर मैंने क्या किया, इसका जो भी रिजल्ट है उसको मैंने कैच किया। कैच किसमें किया, return_value नाम का नया वेरिएबल बनाया, उसमें कैच कर दिया, और उस रिटर्निंग वैल्यू को मैंने डिस्प्ले भी किया और उसके बाद में प्रिंट करवाया लिस्ट को भी। तो मैं देखना चाहता हूं कि आखिर जब पॉप के साथ में हम लोग यहाँ आर्गुमेंट कुछ नहीं देते हैं तो उसका बिहेवियर होता है कि लिस्ट के लास्ट जो भी है उसको हटा दो। अब पॉप के साथ में अगर आर्गुमेंट दिया है तो व्हाट इज दैट आर्गुमेंट, क्या 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू 2 रखी है
ये फैच होके आ जाए, या फिर ये सेकंड इंडेक्स है, पोजीशन है, वहां से बाहर आ जाए, दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। ठीक है, तो समथिंग इज हैपनिंग हियर corresponding to a parameter, that value is getting caught here, so value and list, after that we are fetching। ऊपर वाली लिस्ट पे ध्यान देना, उसके हिसाब से नीचे वाले रिजल्ट मिलेगा। तो 0 1 2 इंडेक्स था, ठीक है। तो हम अभी पीछे जो देख रहे थे मेथड कौन सी, रिमूव के साथ में आप ये जो पैरामीटर दे रहे थे, दैट वाज द वैल्यू, दैट वाज नॉट द इंडेक्स, दैट वाज द वैल्यू। सिस्टम और इंटरप्रेटर वाज सर्चिंग फॉर दैट वैल्यू विद इन द लिस्ट एंड देन इट वाज रिमूविंग इट। यहां आपने पॉप के साथ में जो दिया है, दैट इज द इंडेक्स। तो 0 1 2 इट वेंट टू दैट इंडेक्स, हमारे उस इंडेक्स पे था 3, इसीलिए उसने उसको वहां से पॉप किया, रिमूव किया, इट गॉट स्टोर्ड हियर, जहां हमने इसको कैच किया है। मतलब आप इसको पकड़ भी पा रहे हो बाहर निकालने के बाद, यू कैन यूज इट समवेयर इन योर प्रोग्राम एज वेल। वी प्रिंटेड इट एंड देन आफ्टर दैट लिस्ट इज दिस, वो 3 बाहर निकला, वो ये बन गया। वापस से चलाएंगे इसको तो क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे अब क्या है 1997, we'll get 1997 and then the resultant list. Fine. Yes. Then comes a concept जिसे कहा जाता है after all these methods for specific things, एक चीज आती है, कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहा जाता है लिस्ट comprehensions। अब लिस्ट comprehensions is nothing but the way of creating the list again। लिस्ट को बनाने का ही एक तरीका और होता है, ठीक है। लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, एक और तरीका है, मैंने 2 तरीका आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स लो, वैल्यूज लो, कॉमा सेपरेशन के साथ में तो लिस्ट बन जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि लिस्ट मेथड, ठीक है, वो इन्वोक करो और ब्रैकेट में कोई भी एक इटरेबल ले लो तो वो आपको लिस्ट देता है। रेंज ले लेंगे तो वो वैल्यूज देगा या फिर समथिंग ऑफ दैट। फाइन, तो दिस इज वन मोर वे जिसे लिस्ट कंप्रेहेंशन कहा जाता है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर है, इस पेयर के अंदर आप देखेंगे कुछ लूप जैसा कुछ लिखा हुआ है, उसी को हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इस वाले आई को छोड़ देते हैं, पहले हम ध्यान देते हैं इतने पोर्शन। जब लूप्स पढ़ाए थे, खासकर जब फॉर लूप पढ़ाया था, तो फॉर लूप को पढ़ाते वक्त समझाते वक्त मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की। मैंने कहा था इसे ऐसा पढ़ा जाता है, फॉर अ वेरिएबल इन रेंज इन इटरेबल, राइट। तो फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो आपके इस इटरेबल के पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनमें से एक एक वैल्यू बाहर निकलेगी और आई के साथ में एसोसिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि ये जो रेंज ऑफ 10 है, इस इटरेबल के पास में कितनी वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं। वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 2 9। तो 0 to 9 are the values that are residing containing inside this iterable, ठीक है। I will pick one by one those values 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? But what will happen, यहाँ कुछ iterations जैसा तो दिख नहीं रहा कि क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या चल रहा है। तो हम जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से फॉर लूप का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको 10 बार चलना है, इटरेबल को 10 वैल्यूज देना है, आई के अंदर, आई मतलब जो फॉर के साथ लिखा हुआ है उस आई के अंदर 10 वैल्यूज आना है। पर हर एक इटरेशन के साथ में जो आई की वैल्यू आएगी ना, वो मैप हो जाएगी इसके साथ। तो फर्स्ट टाइम व्हेन लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, then that value of I will be getting mapped with this I, that's why this will become 0, and that value 0 will be the first element of the resultant list. Then comes 1, then comes 2, then comes 3 up to 9. That's why after executing this, I'm getting a list with elements 0 to 9. Fine. तो आप ये बड़ा कमाल कर दिया आप, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो मैं डायरेक्टली रेंज दे देता, रेंज में अगर लिख देता डायरेक्ट, मतलब इतना लिखने की बजाय सिर्फ इतना ही लिख देते, केवल क्या रेंज विथ व्हाट मेथड, लिस्ट, तो भी संभवतः यही रिजल्ट आता, ब्रैकेट मिसिंग, तो भी संभवतः यही रिजल्ट आता, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, इस सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा ही है, आइडेंटिकल रिजल्ट्स यू आर गेटिंग, बट देन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का केवल इतना ही रोल नहीं होता है, इनको आप और आगे कॉम्प्लेक्स वे में भी यूज कर सकते हैं, वो क्रिएटिंग द लिस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी अगले केस देख लो, उसमें इस अगले केस में अगर तुम देखोगे तो ये लूप तो अपनी जगह पर वही काम कर रहा है, ठीक है। कितनी वैल्यूज के लिए चलेगा ये, 10 वैल्यूज के लिए 0 to 9,
बट लिस्ट में कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी वो यहां लिखा है। क्या लिखा है? I into I। तो एवरी टाइम द वैल्यू दैट द लूप इज जनरेटिंग, वो वैल्यू जो है वो जा रही है उस एक्सप्रेशन के पास। तो दैट्स व्हाई व्हेन द लूप विल जनरेट 0 फॉर फर्स्ट इटरेशन, तो दैट I square और I into I will be getting calculated 0 into 0। तो इसी वजह से आपका पहला एलिमेंट क्या आएगा? 0, राइट। अगली बार में जब यहाँ पे I होगा 1, तो एक्सप्रेशन है 1 into 1, that's why next element of the list is 1। Then 2 into 2, next value is 4, and then square of 3, square of 4, square of 5, and that goes on up to square of 9, right? तो ये जो लिस्ट आपने बनाई है, ये आपने बनाई है using a specific pattern, and that pattern was I square। ठीक है? I square where I is varying from 0 to 9, तो इसीलिए आपको वैल्यूज मिली 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, then 64, and then 81, and then 9. So these are the values that we are getting inside the list। ठीक है? तो ये वाला जो काम था बेटा I square वाला, ये काम हम सिंपल रेंज वाले फंक्शन से शायद नहीं कर पाते, क्योंकि रेंज जो जो वैल्यू दे रहा है वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक सीक्वेंस दे देगा, वो ज्यादा से ज्यादा आप उसमें स्टेप साइज डाल सकते हैं, स्टेप इज ऑफ 1 और ऑफ 2 और सम अदर वैल्यू। ठीक है? तो स्टेपिंग कर सकते हैं पर हम एक्सप्रेशंस नहीं ले सकते। तो एक्सप्रेशंस के साथ में क्रिएशन करवाना है तो देन यू नीड टू यूज दिस कांसेप्ट ऑफ लिस्ट कॉम्प्रेंशंस। ठीक है? एक्सप्रेशंस और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जरूरी मैं आई स्क्वायर ही लूं, मैं कुछ और भी ले सकता हूं, आई स्क्वायर प्लस 1, आई स्क्वायर प्लस 2 और समथिंग एल्स। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, I imported a module math dot sine of I square। Let's try this। Got the list? तो अब ये वहां नहीं हो पाएगा, ये तो एक्सप्रेशन है। तो यूजिंग अ स्पेसिफिक वे ऑफ फॉर्मेट और पैटर्न, इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, देन यू हैव टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रेंशन। ठीक है? गेटिंग इट? सो दिस इज वन वे, एंड ऐसे लिस्ट कॉम्प्रेंशन कहा जाता है। ठीक है यार, एक मेथड होती है उसे स्प्लिट मेथड कहा जाता है, बाकी अभी मैं नहीं बताता हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आई वोंट वांट टू डिस्कस एट दिस पॉइंट। एक स्प्लिट मेथड होती है। स्प्लिट क्या करती है, अगर आपने इसको किसी स्ट्रिंग के साथ यूज किया है, स्ट्रिंग के साथ, तो वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगी स्ट्रिंग को। ठीक है? सेपरेशन के साथ। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो दिस वाज अ स्टेटमेंट ओवरऑल, है ना? ये एक मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा, सेंटेंस लिखा हुआ है, इस पूरे सेंटेंस को लेकर मैंने इसके साथ में लिखा सेंटेंस डॉट स्प्लिट। ठीक है? तो सेंटेंस डॉट स्प्लिट लिखते साथ ही जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया या इसकी वैल्यू को प्रिंट किया, तो लुक दिस लिस्ट आई गॉट। उस लिस्ट में एक एक वर्ड या फिर जो वो कहें कि स्पेस सेपरेशन के साथ में जो इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे वर्ड्स जो है वो यहाँ पे आपके स्ट्रिंग के लिस्ट के एलिमेंट्स। You can split a sentence or a string into multiple parts using this method, split method। String dot split, that gives me a list। ठीक है? Sure। तो इंटीजर्स देखे, फ्लोट्स देखे, स्ट्रिंग्स देखे डेटा टाइप में, देन वी डिस्कस दिस। अब लिस्ट के बाद में एक और डेटा टाइप आता है, डेटा स्ट्रक्चर आता है, उसे कहा जाता है टपल, TUPLE, राइट? अब टपल के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें ऊपर लिखी हुई हैं, ये इट इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक दिस। दिस आर आल्सो कंटेनर्स व्हिच मे कंटेन miscellaneous kind of values।
देन दे आर इम्यूटेबल्स। इम्यूटेबल्स का मतलब ये होता है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता वंस दे आर क्रिएटेड। जैसे हमने इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स जब बनाए थे तो हमने ये देखा था कि उनका जो आईडी होता है, अगर आप उसको चेंज करने जाओगे तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और जो पुराना ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। फाइन। तो उसी तरीके से टपल्स आर आल्सो इम्यूटेबल अनलाइक लिस्ट। ठीक है, इन्हें बदलने जाओगे तो नए टपल्स क्रिएट हो जाएंगे, इनमें बदलाव नहीं होगा, जो ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं वो बने पड़े रहेंगे। एंड दे आर इंडेक्स्ड। इंडेक्स मतलब जस्ट लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, इनमें भी इम्प्लिसिटली इंडाइसेस अलॉट हो जाती है और आप इंडाइसेस के जरिए टपल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो दिस आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टपल्स। एंड देन इसको स्क्रैच में निपटाते हैं जल्दी से सुपर फास्ट वे में, क्योंकि इसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक, so the way of creating is a bit different. Instead of taking a pair of square brackets, you will take the small brackets. Small brackets ले लो, उसके अंदर आप जो है किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट ले लो। यहाँ पे मैंने ली है सारी स्ट्रिंग्स कॉमा सेपरेशन के साथ, नाम दिया है टी। जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो टी नाम से एक ऑब्जेक्ट, अ कंटेनर गॉट क्रिएटेड हियर, एंड दिस कंटेनर इज नथिंग बट अ टपल। फाइन। इसका अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ तो दैट टाइप विल बी गेटिंग printed here as well. So T and type of T, both things I'm printing here, and I'm getting this result. This is the tuple and the type is this, which is indicating that it is an object of class tuple. Fine. Then next code में अगर देखोगे तो यहाँ पर अब 3-4-5 चीजें लिखी हैं अलग अलग तरीके से, सबको समझना है एक एक करके। पहला स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट में एक नाम दिया है T of 0 और random name equals to no brackets, सीधे सीधे लिखा है 1, 2, 3। फाइन। तो आई सी इस केस में क्या होता है। इसके बाद मैंने लिखा है T of 1 फाइन इक्वल्स टू अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स बट नो वैल्यूज रिसाइडिंग इनसाइड, कोई वैल्यू नहीं ली है। इसके बाद मैंने लिया है T of 2 T2 इक्वल्स टू पेयर ऑफ ब्रैकेट विद वन वैल्यू व्हिच इज 1। फिर मैंने लिया है, इसको भूल जाओ कमेंट को भी, T3 अ पेयर ऑफ ब्रैकेट विद टू वैल्यूज 1, 2, ये ऊपर हमने किया ही था। फिर लिया है T4 विद फ्यू वैल्यूज 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी हाल फिलहाल इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवाने की बजाय मैं इनके टाइप्स डिस्प्ले करवा रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं। तो आई एक्सक्यूटेड दिस एंड आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट। लेकिन करके चेक करो। सबसे पहले T of 0, T0 की अगर बात करें तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, T0 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टपल। नीचे प्रिंट में ऑर्डर देख लो, T0, T1, T2, T3, T4। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी क्रिएटेड, हम उनके टाइप देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज आल्सो वे ऑफ क्रिएटिंग द टपल। अगर टपल क्रिएट करना है और एक नाम लेकर मैंने इक्वल्स टू में कुछ वैल्यूज ले ली कॉमा सेपरेशन के साथ, वो ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी टपल विल गेट क्रिएटेड। ठीक, this way also we can create the tuple if we are not mentioning or specifying the pair of brackets। ठीक, बस वैल्यूज ले ली कॉमा सेपरेशन के साथ, खत्म। हाँ, क्यों नहीं होता, कॉम्बिनेशन है ना, आर्बिट्री ऑब्जेक्ट्स ये। ठीक है, देन कम्स T1। T1 के लिए भी नीचे कंक्लूजन क्या आ रहा है, दैट्स अ टपल एज वेल। सो आपने अगर कोई नाम लिया है और अगर आपने ब्रैकेट्स लगाए हैं और कोई वैल्यू नहीं ली है, दैट इज अ टपल बट दैट इज एन एम्प्टी टैग, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। फाइन। देन कम्स दिस T2 विद वन वैल्यू दैट वी हैव टेकन। ठीक है, इसके लिए कंक्लूजन क्या आ रहा है, ध्यान दो, दैट इज इंटीजर, दैट नॉट अ टपल। तो ये इंटीजर, ये टपल नहीं, तो ये भी अजीब बात हो गई। हाँ, और मतलब इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर आपने पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर कोई अगर मान लो कि इंटीजर वैल्यू ले ली सपोज, और उसको इक्वेट कर दिया किसी रेफरेंस से नाम से, तो वो उसको टपल मानेगा ही नहीं, वो उसको इंटीजर बना देगा। और इनफैक्ट अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 12.2 या 1.2 ले लूं, तो देखो वहां पे क्या आ गया, और इन दिस सिचुएशन आई विल गेट string. So that means whatever value I'm taking there, the object of that type is getting created, but we are not getting tuple. ठीक है, तो फिर सवाल आता है कि what is the way of creating a tuple with one element? What is the way of creating a tuple with one element? And then we went to that part जिसको मैंने अभी तक क्या करके रखा था, comment. Fine. So if you want to create a tuple with one element, then you need to take a comma after that element. चाहे आप बाद में उसके दूसरा एलिमेंट नहीं ले रहे हैं तो भी। ठीक है, सो पेयर ऑफ ब्रैकेट इनसाइड दैट एन एलिमेंट एंड अ कॉमा। वो कॉमा ही बता रहा है
इट इज अ टपल नॉट एन इंटीजर और अ फ्लोट और समथिंग एल्स। इसीलिए यहाँ पे इसके एग्जीक्यूशन पे आई गॉट दिस। तो इसीलिए if we want to create a tuple with one element, this is the way of creating it, else you'll face the problem. Fine. The rest two are quite straight away, ऊपर बनाए थे इस type के elements, the rest two are tuples obviously. Fine. तो दो तीन चीजें नई सीखने को मिल रही है इसमें कि इस तरीके से एक टपल बनता है, इस तरीके से एम्प्टी टपल बनता है, और जो हमने अभी ये हाइड किया इससे वो सिंगलटन टपल नहीं बनेगा, मतलब एक एलिमेंट वाला टपल इससे नहीं बनेगा। चलिए, so now what? Tuples are immutable as we said earlier as well. एक टपल बनाया एशियन कंट्रीज नाम से, उसके अंदर फिर वही वैल्यूज दी है, ठीक है। ये ब्रैकेट चेंज हो गए इसलिए अब ये लिस्ट नहीं है टपल है। इसके बाद में हमने एशियन कंट्रीज को प्रिंट छोड़ो, हमने सबसे पहले क्या किया, एशियन कंट्रीज उस टपल का नाम लेके इंडेक्स 0 के करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू चेंज करने की कोशिश करी। हमने पाया कि यार पहले जब हमने कंट्री का नाम लिखा था तो उसमें आई स्मॉल रह गया, अब मैं आई कैपिटल करना चाहता हूँ, तो ये मैं करने गया, कोशिश करी मैंने। तो जैसे ही मैंने ये कोशिश करी, गॉट दी एरर, जिसमें हमें ये बोला जा रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट्स दी आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट यहाँ नहीं कर पाओगे, दे आर एक्चुअली इम्यूटेबल्स। फाइन। तो जो आप चीज लिस्ट में बड़ी आसानी से कर पा रहे थे वो आप टपल्स में यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, सिंस दे आर इम्यूटेबल। फाइन। तो इसीलिए जब हम कहीं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो अमूमन वो इंफॉर्मेशन या वो कंटेंट जो ज्यादा सेंसिटिव होता है और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का सिस्टम कोई भी थ्रेड, कोई भी मॉड्यूल अगर उसे चेंज ना करे, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको उस कंटेनर को बनाने के लिए लिस्ट यूज ना करते हुए टपल्स यूज किए जाते हैं। सेंसिटिव होता है वो, थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ जाती है टपल्स लेने से। फाइन। Just in case कभी ऐसा डिफरेंशिएशन करने का आया है कि why should I use tuple if I am having concept of list, ठीक है, lists are more flexible, they give us flexibility of changing them as well। तो हम बोलेंगे ना, it is not necessary to change everything, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि we want something not to be changed, ठीक है। So comes this then so what is this? This is slicing मतलब you are fetching a portion of the tuple, ठीक। तो ऊपर जो आपने अभी एक टपल बनाया था एशियन इंडस्ट्रियल कंट्रीज का, उसका एक हिस्सा आप निकालना चाहते हो बाहर, इंडेक्स डेट हमें पता ही है, तो इंडेक्स डेट, तो इंडेक्स के जरिए हम स्लाइडिंग करना चाहते हैं। 1 कॉलन 2 थिंग्स नीड्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम इंडेक्स 1, और 2 है तो फिर मतलब 1 पे लिखना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इन दिस पोजीशन यू आर गेटिंग जस्ट 1 एलिमेंट। इफ आई हाइड दिस, इफ आई ओपन दिस, तो इट विल ब्रिंग 2 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 1, इंडाइसेस 1 and 2, ठीक है। Then tuples can have arbitrary objects as well. तो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स एक साथ टपल के अंदर रह सकते हैं। This is float, this is string, this is integer, this is boolean, right? So that's why when I executed this, tuple got created, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, और tuple का टाइप चेक किया तो नीचे मिल गया tuple, और उसके बाद में इंडिविजुअल एलिमेंट्स के यूजिंग द इंडाइसेस सब टाइप चेक किए, तो we got all these things: float, string, integer, and boolean. So they contain, tuples may contain the arbitrary type of objects. It is not necessary to have the same type of objects inside the tuples, ठीक है। Then just like this, tuples के ऊपर भी ऐसा कोई restriction नहीं है, you can have any number of objects inside the tuple, and यहाँ पर भी हमारे पास टपल नाम की एक मेथड है, मेथड बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है पर तुम्हारी मैच्योरिटी को नहीं है, टपल नाम की क्लास है जिसके जरिए जो है आप यहाँ पे टपल्स का क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ क्लास व्हिच इज गेटिंग इन्वोक्ड, उस क्लास को वी आर पासिंग दिस इनिशियल आर्गुमेंट, और ये इटरेबल है जिसके पास में वैल्यूज हैं 1 से लेकर 14 तक की, और वो वैल्यूज जो है वो जाके एसोसिएट हो जाएगी टी के साथ में, और हमें टी नाम का एक टपल जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक लिस्ट, दिस इज आल्सो क्लास अवेलेबल व्हिच वी कैन यूज फॉर क्रिएटिंग टपल्स, ठीक। गोइंग अहेड, वी आर हैविंग कांसेप्ट ऑफ नेस्टिंग हियर एज वेल, यहाँ भी नेस्टिंग का कांसेप्ट अवेलेबल है। तो अगर मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर ही 3 बार ये चीज लिखी हुई है, एक बार दिस देन दिस देन दिस, तो दरअसल एक टपल के अंदर 3 टपल्स जो हैं वो कंटेंट हैं, ठीक। तो पहला टपल ऐसा रहेगा जिसकी एक रेंज रहेगी जिसमें एलिमेंट्स 1 से लेकर 9 तक के रहेंगे, एंड देन दूसरे टपल में 1 से लेकर ठीक है 9 तक की रेंज है, बट देन द स्टेप साइज इज ऑफ 2,
देन यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज विद स्टेप साइज ऑफ 3। ठीक है, इंस्टेड प्रिंटिंग दिस आई फर्स्ट ट्राई टू प्रिंट टी, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि ओके दिस थिंग गॉट क्रिएटेड हियर। So this is the tuple that you are getting overall. This tuple is having actually 3 values. 3 values हैं और वो तीनों individually फिर से tuples हैं। ठीक है, तो this is our first tuple, this one is the second tuple, that is the third tuple. Fine. Hiding this now and opening up this is actually nothing but accessing the value of t of 1, 2। 1, 2 का मतलब होता है सबसे पहले t का वो एलिमेंट जो इंडेक्स 1 पे है, इंडेक्स 1 पे यू आर हैविंग दिस, राइट, और उसके अंदर भी वो एलिमेंट जो इंडेक्स 2 पे है, तो इंडेक्स 2 पे यू आर हैविंग 5। so that's why इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आई विल गेट दैट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। So if you are having nested tuples available, so this way you can access them as well. This is the way of giving the indices of the nested tuples. Then tuples allows duplicate objects, so nothing new into it. जैसा लिस्ट में किया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी आप जो है ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन जो है वो दे सकते हो। They allow you to take duplicate objects. Fine. Then accessing tuple element by the index, ये हमने कर ही लिया है। Slicing the tuple, ये भी हमने वैसे किया था, पर 2-3 एग्जांपल इसको और देख लेते हैं। Start stop step, वही क्राइटेरिया यहाँ भी रहेगा जैसा लिस्ट में होता था। This is the initial tuple that we are creating here with elements 1 to 10. And this are the slices that we are going to access one by one. ठीक है, सबसे पहला स्लाइस हम बना रहे हैं 0 to 4 लेके स्टेप साइज 1। स्टेप साइज 1 नहीं भी देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा क्योंकि डिफॉल्ट इज 1, राइट। तो 0 to 4 मतलब the values that are going to be accessed here are for index 0, 1, 2, 3. So that's why 1, 2, 3, 4 we are getting here. ठीक है, अगला बिल्कुल वही है जो पिछला था, राइट। देन दिस 0 to 6 स्टेप साइज 2, राइट। तो इसलिए यहाँ पर पोजीशन नंबर 0, देन 2, देन 4। सो वी आर गेटिंग 1, 3 and 5। ठीक है, सिमिलर टू लिस्ट टपल्स आर आल्सो हैविंग नेगेटिव इंडाइसेस। पीछे से अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो इंडेक्स -1 से शुरू होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर -8 से शुरुआत करनी है, तो आई एम फाइंडिंग -8 हियर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। So -8 is this 3, right? और -8 से जाना है -5 तक, तो एक्चुअली -5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉप पोजीशन है। तो इसलिए -8, -7, -6, बस ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5, ये हमें रिजल्ट के तौर पर मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इंडाइसेस पीछे से पढ़ना शुरू करें तो -1 से शुरू होती है, ठीक लिस्ट की तरह। तो यू कैन डू स्लाइसिंग ओवर टपल्स एज वेल। फिर बाकी कंक्लूजन ये था कि स्लाइसिंग जो है टपल्स के ऊपर भी परफॉर्म की जा सकती है। जस्ट लाइक लिस्ट यू कैन रिवर्स द टपल्स एज वेल। टपल्स को रिवर्स करने के लिए देयर आर वेज, एंड जैसा हमने लिस्ट में किया था, लुक एट दिस सिचुएशन। टपल का नाम दिया टी, शुरुआत के जो 2 आर्गुमेंट्स थे स्टार्ट और स्टॉप जो है उनको मिस कर दिया, और स्टेप में आपने दे दिया -1। दिस वे यू कैन रिवर्स द होल टपल, पूरा टपल। क्योंकि स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया है तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट अज्यूम्स दैट कि आप सारे एलिमेंट्स चाह रहे हैं, फाइन। और अगर आप मान लीजिए कि रिवर्स चाह रहे हैं, लेकिन रिवर्स में भी आप स्पेसिफिकली कोई पोर्शन चाह रहे हैं, तो यू कैन डू इट दैट वे, फाइन। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये जब नाम दिया है टी ऑफ start position is 3, तो 0, 1, 2, 3, this is the start position, and आपने stop नहीं दिया है तो reverse direction में till we reach the first end of the tuple, ठीक है, but in reverse order. So that's why the elements will be 4, 3, 2, 1 in this case, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगर इसको ओपन अप करें तो start position is 3, end position is 1 with the reverse direction। तो start position 3 मतलब starting from here, ठीक है, start position 3 and going up to 1, तो 3, 2, 1 included है? नहीं, तो 1 is excluded, that's why the elements are just 4 and 3 in reverse order, ठीक है। अब now comes this copying a tuple into another। तो हमने जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिस्ट में पिछली बार, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, उसको यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो ये छोटे छोटे कोड्स हैं, इसी को हमने कहीं आगे भी लिखा हुआ है, बस ये यहाँ देखो, एक टपल है t_main करके उसको हमने क्रिएट किया, 1 से लेकर 10 तक उसमें एलिमेंट्स लिए, एंड देन वी आर डायरेक्टली असाइनिंग इट टू सम अदर वैल्यू, ठीक है। जैसे ही दूसरी वैल्यू में असाइन किया, देन आफ्टर दैट आई चेक देयर आईडीज, देखूं क्या होता है,
ठीक है, तो अभी काम करता हूँ, रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ हाइडिंग फॉर दिस मोमेंट उसको ओपन अप करते हैं, पहले ये वाला बिहेवियर चेक करते हैं। फाइन, so I'm checking whether I'm getting the same objects or not. इसको I executed, execution के बाद में I observed that it is true. What does this mean? True मतलब same ID है, ठीक है, मतलब कि अभी ये जो दोनों नाम हैं T_main and T_copy थे, both these are two references to same object, to the same object. Yes, and this was happening in case of integers and floats and strings and list. Not list. इस तरह के ऑपरेशन पे होता था, लिस्ट में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि लिस्ट में दिस वाज एक्चुअली शैलो कॉपी। ठीक है, तो लिस्ट के केस में भी वी आर वेटिंग द सेम थिंग, और यहाँ पर भी हमें वही मिल रहा है। एक सेकंड, सो कम सेकंड पार्ट देन। इसके बाद में हमने इस पार्ट की बात करी, और इस पार्ट में अगेन द सेम थिंग। एक शुरुआत में हमने टपल लिया है T_main नाम से, और उसके बाद में ओके जस्ट से इसको बताओ, यहाँ पर वो टपल ऑलरेडी T_main 1 नाम से टपल लिया है, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, T_main 1 को डायरेक्टली यहाँ असाइन करने की बजाय हम कर रहे हैं उसकी slicing without giving the start and stop criteria. Fine. And then उसके बाद में copy 1 is getting created, और मैं यहाँ पर अब प्रिंट कर रहा हूँ दोनों के IDs, ओरिजिनल एंड द कॉपीड वन। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको याद हो तो लिस्ट में मैंने कहा था कि अब जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि अरे यार ये क्या हो रहा है यार, दोनों रेफरेंसेस एक ही ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजिंग दिस वे two objects were getting created, both were having different addresses, and that phenomena we were calling deep copy. ठीक है, that is what we need to check here as well. इसे मैंने एग्जीक्यूट किया, and execution के बाद में I've got here true again. What I'm getting? True. मतलब the IDs of both the tuples still are same. That means the new object does not get created. अब भी यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो टपल्स में डीप कॉपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो लिस्ट में हम कर पा रहे थे वो हम यहाँ पर टपल में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या कारण होगा उसका? जब चेंज करेंगे तो आईडी तब चेंज होगी। क्या चेंज करेंगे? मतलब अभी वो वेरिएबल है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, और एक और चेंज करोगे कैसे? इम्यूटेबल होता जाएगा। अभी तो देख के आया था, चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, चेंज हो नहीं रहा था। तो जब तक उसमें सेम वैल्यू है वो आईडी से मतलब आप रेफरेंसेस दो अलग अलग बना सकता है। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? कभी नहीं, लॉजिकली सोचो। जैसे लिस्ट में बात कर रहे थे कि a list is there, I want to create its copy. Why we want to create a copy of the list? फर्स्ट में अगर कुछ काम मतलब कर रहे हैं सेंसिटिव को चेंज ऐसा नहीं चाहता कि वो चेंज करते समय फर्स्ट में भी होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उस कंटेनर के साथ, डेटा सेट के साथ में कुछ ऑपरेशंस करने हैं, बट आई डोंट वांट टू चेंज द ओरिजिनल वन। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसने एक रेप्लिका बना के उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो काम करना चाहता हूँ मतलब उसे बदलना चाहता हूँ। ठीक है, टपल के केस में तो बदलने का प्रश्न नहीं। तो अगर जब तुम टपल को बदल ही नहीं सकते तो फिर तुम कॉपी बनाओगे। व्हाई यू नीड टू कॉपी अ टपल? ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग two couples or two tuples with same elements since you won't be able to change them. ठीक है, इम्यूटेबल है, इसलिए नहीं हो पाएगा। कहानी खत्म, कंक्लूजन पढ़ो।
There is no significance of though creating a new object as tuples are immutables. ठीक है, तो tuples immutables होते हैं, उनकी कॉपी वॉपी बनाने का वैसे भी कोई लॉजिक रीजन बनता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कंक्लूजन समरी ऑफ दैट पैच इज दैट there's no need of copy. there is no need of copying a tuple and similarly deep copy concept is not there in case of tuples. दो अगर मैं मान लो कि टपल्स के पार्ट्स स्लाइसेस एक्सेस करूं और उनको स्टोर करवा दूं दूसरे नाम से, तो वो तो अलाउड होगा, उसमें कोई समस्या नहीं, राइट। लाइक हियर T1 was some tuple here, might be okay, I have taken it here. T1 is a tuple in which there are three elements 1 2 3, right? And then what I'm doing here is T1 का एक पार्ट जो है वो मैं स्लाइस करके उसे स्टोर कर रहा हूँ with name T2, right? Then I'm printing both the tuples T1 and T2, and then I'm equating both IDs as well. देखो तो सही यार उनका क्या सीन है, जो मैंने से प्रिंट किया, this is T1 the original tuple with elements 1 2 3. This is T2 होना ही था, मना के पड़ेगा, स्लाइस करा है, स्लाइस होती है, और स्लाइस जो भी रिजल्ट है उसको आई गॉट इन सम अदर ऑब्जेक्ट, वो भी दिक्कत वाला मसला नहीं है। इसका एक हिस्सा आपने काट के बाहर निकाला, उसको दूसरे नाम से स्टोर कर लिया, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड इनसाइड मेमोरी इज अ न्यू ऑब्जेक्ट गॉट क्रिएटेड, 1 2 3 स्टिल देयर, उसका आईडी वही है, उसका एग्जिस्टेंस वही है, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, T2 इज अ रेफरेंस टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो दैट इज वेरी सिंपल। इसीलिए जब आईडीज को इक्वेट किया तो वी आर गेटिंग फॉल्स, मिल नहीं रहा क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दैट इज अ बेसिक ऑपरेशन व्हिच इज गेटिंग परफॉर्म, कि आपने पहले ऑब्जेक्ट में जो इम्यूटेबल है उसमें अगर बदलाव किया तो वो ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन हाँ बदलाव अगर किया तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नया रेफरेंस उसके साथ में मैप कर रहा है, फाइन। हालांकि ये तो अगर मैं लिस्ट के ऊपर भी करता तो भी यही होगा, एक लिस्ट ले लेता और लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग करके एक नई लिस्ट बनाता, तो फिर वो दो ही नई लिस्ट डालता और दोनों लिस्ट अपने अपने आईडी। So in are we having 10 in T1? No, we don't have 10 in T1. That's why we're getting false. So using in, you can check existence of an element inside a tuple. Take concatenation and replication or repetition are also available here in tuples as well. तो ठीक वैसे एग्जांपल हमने पिछली बार लिया था, मैंने केवल this को tuple से रिप्लेस कर दिया है। Two tuples, western countries, eastern countries are taken here. I added them. I'm targeting to club them, concat them. When I've done this, I've got this. A tuple of size 6, length 6. Okay. Then multiplication, western countries into 2. So things will be getting repeated. जो values आपके पास वहां थी वो दो बार उनका occurrence हो गया, repeat हो गई, तो multiplication is repetition, nothing else, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे वहां पे हमने तीन मेथड्स देखी थी, यहाँ पर भी है। प्रिंट के अंदर ध्यान दो, लेंथ मिनिमम मैक्सिमम ऑफ tuple मैंने प्रिंट करवाया है, that's why I'm getting this. Length is 3, number of elements len, number of elements of that tuple, ठीक है। मिनिमम इज दिस, मैक्सिमम इज दैट। कैसे आप स्ट्रिंग्स के केस में मिनिमम मैक्सिमम जो है वो पता करते हैं, इसका हमने एक बढ़िया डिस्कशन पिछली बार किया हुआ है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस यू कैन यूज टपल्स एज लिटरल्स एज वेल। इसको अगर मैं पढ़ूं इस एक्सप्रेशन को, तो वैसे अपने आप में इंडिपेंडेंटली थोड़ा अजीब लगेगा, बट इतना पोर्शन अगर मैं देखूं तो दिस इज नथिंग बट अ टपल, ठीक है। उस टपल के ऊपर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इफ यू आर पासिंग अ वैल्यू, तो दैट मींस कि इस टपल का इंडेक्स 1 पे रखा हुआ एलिमेंट यू आर ट्राइंग टू फेच, एंड दैट यू आर स्टोरिंग इनटू टी, एंड देन यू आर डिस्प्लेइंग टी। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बोलो। तो स्टोर लिटरल लिस्ट में तो होगा, यहाँ भी नहीं हो रहा है, ये तो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर उस मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो चलो क्या लिखा है इसमें, इट इज अ टपल, इट इज अ टपल विद 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, इंडाइसेस 0 1 2 3। इसका अगर इंडेक्स 1 उठाऊंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसको प्रिंट किया 2 आ गया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने बोला चलो एक काम करो, ये जो आप वैल्यू निकाल के ला रहे हो इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर करवा दो। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आई स्टोर इट इन टी, तो टपल इज नॉट गेटिंग स्टोर्ड इनटू टी, that value is getting stored into T, and that's why when I printed T it gives me 2, and I checked it as well whether it is a tuple or an integer.
that was an integer. Same thing you can do with lists as well. वो लिस्ट में शायद हो सकता है उसमें मैंने ये कैचिंग मैचिंग नहीं करवाई क्योंकि डायरेक्ट बताया होगा इसलिए शायद कंफ्यूजन होगा, बट लिटरल्स 1 2 3 4 whether a tuple or a list that is a literal, बट लिटरल के ऊपर इंडेक्सिंग करके आप कोई वैल्यू निकाल के तो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा सकते हो ना, ऐसा है, ठीक है। This nesting we discussed it. Tuple can contain the list as well, which cannot be replaced because of immutability. Therefore, error. Okay. So T is a tuple with 4 elements here. What are those 4 elements? 1, 2, 3, and a list. Okay. So 1, 2, 3 are integers, while this is a list which has 2 elements inside it. इसके बाद what I'm trying to do here is T of 3. Index 3 पे वैसे भी एक लिस्ट रखी है वहां पर 0, 1, 2, 3. इंडेक्स 3 पर रखी है लिस्ट, और मैं सोच रहा हूँ कि उस इंडेक्स 3 वाली लिस्ट को बदल के दूसरी लिस्ट बना दें, तो वो तो हो नहीं पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि टपल्स आर इम्यूटेबल्स। तो दैट्स व्हाई इस पोजीशन पे हमें वही एरर मिल रही जो पहले मिल रही थी, है ना। टपल डज नॉट अलाउ सपोर्ट आइटम असाइनमेंट और ठीक है, बट उसके बाद में आई ट्राइड समथिंग एल्स। ये क्या है? हाँ, द सेम टपल with 3 integers and a list contained, ठीक है। ये तो आईडी वाईडी प्रिंट किया है, इसको थोड़ा देर हटाओ यहाँ से। इसके बाद में ये स्टेटमेंट देखो, इसको भी हटाओ। इसके अंदर का 0 हाँ, अब क्या किया? टपल लिया, टपल का थर्ड एलिमेंट विच इज अ लिस्ट, और उस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट उसको मैंने बोला इसको बदलो, और वो क्या हो जाए? 6 हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में मैंने टपल को प्रिंट किया, तो पता चला वो हो गया। So this 4 now became 6. So though I cannot change p tuples, but if tuple contains a list, and since lists are mutable, so I can change those mutable objects which are contained inside the tuples. So this is what we call exception in mutability. इसे exception कहा जाता है immutability. मतलब बोला तो ये जाता है कि टपल के कंटेंट को आप नहीं बदल सकते, बट टपल के अंदर अगर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लिया है उससे तो बदल सकते हैं, बदलेंगे, वो बदला है, ठीक है। सो समरी अलग टर्म है। An immutable object here was containing a mutable object, since that's why you were able to change that mutable object, which in totality results in change of immutable object as well. And that's why you're calling it an exception in mutability. कोई आ ही जाए वो पूछ ही ले कि हाँ टपल्स म्यूटेबल है तो मुझे तो बदलना ही है उसको, तो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग इट? तो आप बोलोगे कि इफ यू वांट टू हैव दैट कॉर्नर सिक्योर्ड, कि आपको आगे चल के ऐसा लगता है कि आपका टपल सिक्योर तो रहे, लेकिन एक पोजीशन ऐसी भी रहे कि आप उसको बदलना चाहते हैं, तो बेटर टू टेक दैट इंफॉर्मेशन इनसाइड लिस्ट एंड देन स्टोर दोस लिस्ट इनसाइड द टपल। दैट पोर्शन, दैट कॉर्नर ऑफ द टपल विल अलाउ यू टू डू द चेंजेस, ठीक है। तब हाँ आईडी प्रिंट करने की सेम ही रहेगी। हाँ आईडी प्रिंट कर लेते हैं, मतलब ये जांचा जा रहा था एक्चुअली कि टपल तो नहीं बदल गया है, ऐसा तो नहीं हो गया, तो इसीलिए टपल बनाते साथ ही उसका आईडी प्रिंट किया, ये चेंज करने के बाद में फिर उसका आईडी प्रिंट किया, तो वी गॉट दिस आईडीज आर सेम, तो न्यू ऑब्जेक्ट वाज नॉट देयर, उसी ऑब्जेक्ट में बदलाव हुआ है। देन अ कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग, अनपैकिंग। ये जो हमने अभी तक स्टेटमेंट लिखा था, जिसे मैंने हाईलाइट किया है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड पैकिंग। इसी को पैकिंग कहा जाता है। पैकिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो बेसिक टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ के, उन ऑब्जेक्ट्स को लेकर क्लब करें, एक कंटेनर बनाएं और उसको एक नाम देते हैं, ठीक है। अब पैकिंग तो यही होता है, हम एक बॉक्स लेते हैं, उस बॉक्स में अगर मैंने 4 चीजें डाल दी, उसको पैक कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इफ आर्बिट्ररी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टेकन, if they are clubbed together inside a container, then that concept is called packing, and that thing we are doing here. Fine. तो ये जो कर रहे हैं ये पैकिंग ही कर रहे हैं, इसी को पैकिंग कहा जाता है। बट एक नई चीज यहाँ पे ये है, that is unpacking. So can we unpack a container
unpack a tuple as well. तो yes we can do that. यहाँ पर वो काम हम कर रहे हैं अगले स्टेटमेंट में. अगले स्टेटमेंट हमने क्या किया है, that name T1 which is a packet which is a tuple which contains this four objects is now used on right hand side of the expression instead of left hand side. तो टपल तो था और वो टपल का नाम हमने ले लिया RHS राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुम देखोगे तो इस बार मैंने चार नए रैंडम यूजर डिफाइंड नाम ले लिए, S1, S2, S3, S4, S5. यहाँ 5 लिए, लेने कितने चाहिए थे, 4. ये लिए, छोड़ो इसको. So S1, S2, S3, S4 is equals to E1, राइट. उस स्टेटमेंट को देख के समझ जाओ और अनपैकिंग शब्द से समझ जाओ कि दिस बॉक्स इज नाउ गोइंग टू बी ओपन, और इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स रखे हैं ये निकल के बाहर आएंगे और एक एक नाम के साथ में मैप हो जाएंगे. फाइन. तो फर्स्ट वैल्यू हियर वाज अ स्ट्रिंग दैट इज गोना बी मैप्ड विद S1, 56 with S2, this with S3, this with S4. So after this statement, when I printed S1, S2, S3, S4, I'm getting that result here. ये वो चार values हैं जो हमें मिल रही हैं, ठीक है. And then I printed the type of those four objects as well which I'm getting, and they individually are string, integer, string respectively. Fine. तो tuple से जिस तरह के objects निकल के मैप हुए, individually उन objects के वो types पर unpack. And वो जो एक पैच संभाल के रखा था ना, वो इसलिए संभाल के रखा था, that is probably a case of error. कि you are unpacking 4 entities and you are there having 5 names, तो कैसे मैप होगा, तो मैप नहीं हो पाएगा. That's why you're getting not enough values to unpack. Unpack करने की 5 expected 5 got 4. ठीक है. तो ये अनपैकिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इनसाइड द पैकेट और अ टपल एंड द नंबर ऑफ रेफरेंसेस दैट यू आर गिविंग हियर फॉर क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी सेम. ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल्स. चलो यहाँ देखो, व्हाट इज हैपनिंग हियर. ये तो रिप्लेसमेंट है यार, इसके अलावा एक बार कुछ छोटा मोटा कोड होगा इस टाइप का. हाँ ये वाला कोड देखो पहले. एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना. x equals to 10, y equals to 20, दो इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट बना लिए. ठीक है. अभी केवल अगर मान लो सपोज मैंने यहाँ पे इस पोर्शन को अगर छुपा दूं इसे भी, और यहाँ पे अगर मैं लिख देता t equals to x, y या y, x, चलो नीचे वो लिखा है तो वैसा लिख देता हूँ. तो इसका मतलब क्या होता, और टी प्रिंट भी करता, क्या आता 20,10. अरे पर टी किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर कैसे होगा, इंटीजर विच इज हाँ टपल होगा विदाउट ब्रैकेट नहीं, टपल बनेगा. यू आर क्रिएटिंग इट विदाउट मेंशनिंग ब्रैकेट्स. ठीक है. तो वी एग्जीक्यूटेड दिस एंड वी क्रिएटेड टपल. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स लिए हैं कॉमा सेपरेशन के साथ में, ब्रैकेट्स नहीं लगाए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है. ठीक है. नाउ hide this and even this and look at this statement that we were taken here, we have taken here this portion. What is this portion? वही y, x. y, x मतलब जो है 20,10. तो ये राइट हैंड साइड तो ये बता रहा है कि एक टपल क्रिएट होने वाला है. ठीक है. बट लेफ्ट हैंड साइड में आपने उसको इंस्टेड ऑफ कैचिंग इट इनटू अ सिंगल रेफरेंस, जैसे मैंने किया था t, आपने यहां ले लिया दो नामों को x, y. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पर आप एक टपल तो बना चुके हो ऐसा लिखकर y, x, पर आप उसको एक सिंगल नेम नहीं देने की बजाय आपने वहां भी दो नाम दिए. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में आपने जो है यहाँ पर हाँ आपने यहाँ पे बेसिकली पैकिंग तो करी और उसके साथ साथ में उसको अनपैक भी कर दिया. ठीक है. जब टपल बनता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, वी आर पैकिंग द वैल्यूज. जब आप ऑन द अदर साइड मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू अनपैक द टपल. तो दिस इज सम स्टेटमेंट इन विच यू आर, ध्यान देना, in which you are
packing two values on this side, trying to create a tuple, but at the same time you are unpacking them into those two values. ठीक है, बट ऐसा करते क्यों है, क्यों कर रहे हैं ये स्टेटमेंट लिख देने से दरअसल हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि दो वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाती है, क्योंकि आपने यहाँ पर जब पैकिंग की तैयारी की थी तो यहाँ पे आपने लिया था y which was 20, ठीक है, और यहाँ पे लिया था x which was 10, तो 20, 10 was here, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ आए तो आपने वही रेफरेंसेस यहाँ फिर से यूज कर ली x, y, तो ऑब्वियसली बात है कि जो मैपिंग हो रही है वो क्या हो रही है, y की मैपिंग यहाँ पे हो रही है किसके साथ, x के साथ. तो नाउ आफ्टर दिस अनपैकिंग y which is 20 will be mapped with x, so x will become 20 and y will become 10. And then I printed x and y after that and I got this two values. तो हम कई बार पाइथन में प्रोग्रामिंग के दौरान ये एक स्टेटमेंट यूज करते हैं टू स्वैप टू वैल्यूज, बट मेनी फ्यू नोस दैट कि दरअसल ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है. लोग बोलते हैं कि ये जो है ना दो वैल्यूज को स्वैप करने के लिए यूज होता है, स्वैपिंग ऑपरेटर. दिस इज नॉट स्वैपिंग ऑपरेटर, this is actually a tuple getting created and packing and unpacking both are happening at the same time. पैकिंग अनपैकिंग दोनों चल रही है एक साथ. राइट हैंड साइड पे हो गया पैक और लेफ्ट हैंड साइड पे आके हो गया अनपैक, एंड that's why you got the swap values. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो भी मैपिंग रहेगी 1 to 1 होनी चाहिए मैपिंग, बस जितने इस तरफ उतना ही इस तरफ. ठीक है, एंड कम्स दिस जो भी मैं पहले बता रहा था. तो फर्स्ट नेम इज दिस, सेकंड नेम इज दिस. आपने यहाँ पर ले लिया एक टपल विद फर्स्ट नेम कॉमा सेकंड नेम, और यहाँ पे आपने कर दिया उसको स्वैप, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम कर देगा. तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नेम होगा वो मैप हो जाएगा लास्ट के साथ, और जो लास्ट था वो मैप हो जाएगा फर्स्ट के साथ. इसीलिए जब आप फर्स्ट एंड लास्ट जब प्रिंट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग दिस स्वैप वैल्यूज. It's not necessary to take parenthesis even. ऐसा कर देंगे तो भी चलेगा, और ऐसा कर देंगे तो भी चलेगा. ये वही है, x, y is equals to y, x, swapping two things. Then I need to sort the elements of a tuple. लिस्ट में हमने सॉर्टिंग पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, नहीं बता रहा, यहाँ देख लेते हैं. I need to sort a tuple, but there is a situation that जब मैं किसी टपल को क्रिएट करके उसके ऊपर सॉर्ट मेथड इन्वोक करने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस व्हाट आई एम डूइंग हियर, t डॉट सॉर्ट, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पे आई विल फेस an error which will state that tuple object has no attribute sort. tuple के पास में सॉर्ट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं, ठीक है, but still I want to do it. या फिर मैं एक काम करूं, इसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि अगर मेरे पास सपोज एक लिस्ट होगी, जैसे यहाँ है, इसके ठीक पीछे बनी हुई है L स्क्वायर ब्रैकेट्स सम वैल्यूज, दिस इज अ लिस्ट, और L के साथ में अगर मैं सॉर्ट को इन्वोक करूं, ठीक है, तो क्या होता है, और L जो है वो प्रिंट होने पे फिर क्या होता है. तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, आई गॉट दिस रिजल्ट. सो दिस इज द सॉर्टेड ऑर्डर. ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हो गया, वैल्यू सॉर्ट होकर बाहर आ गई. मतलब लिस्ट के पास में सॉर्ट नाम की मेथड अवेलेबल है, पर टपल के पास में सॉर्ट नाम का एट्रीब्यूट मेथड नहीं. फाइन. और अब टपल को सॉर्ट तो करना है. अच्छा, ये काम कैसे किया इसको भी देख लो, कि जिस लिस्ट के साथ में आपने सॉर्ट को इन्वोक किया उसको आपको कहीं कैच करने की जरूरत नहीं है. जिस लिस्ट के साथ में आपने सॉर्ट को कॉल किया था वो लिस्ट अपने आप में ही बदल जाएगी, उसी में बदलाव हो जाएगा. फाइन. सेम थिंग आई ट्राइड हियर बट देन इट नॉट वर्क फॉर मी. अब मैं काम कर रहा हूं, एक एक स्टेप पे ध्यान दो. टपल दिस, व्हाट इज दिस, लिस्ट. लिस्ट से क्या होता है, लिस्ट क्रिएट होती है ना. ये लिस्ट क्लास, लिस्ट मेथड लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, कहा था
पैरेंथेसिस में कोई भी इटरेबल ले लो, एक कंटेनर ले लो जिसमें वैल्यूज रखी एक से ज्यादा, तो हमने टपल ले लिया, ठीक है। तो यूजिंग टपल आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट। बेसिकली इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग आवर टपल टू लिस्ट। तो इस स्टेटमेंट के बाद में हमारा टपल जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका नाम हमने रख दिया एल, ठीक। वेंट अहेड विद नेक्स्ट स्टेटमेंट। फिर हमने किया उस लिस्ट को सॉर्ट, एलिमेंट्स को एल डॉट सॉर्ट, ठीक। अभी पढ़ के आएगा, एल डॉट सॉर्ट मतलब द लिस्ट इटसेल्फ विल बी चेंज्ड, फाइन। फिर हमारे अगले स्टेटमेंट पे उस चेंज्ड लिस्ट को लेकर हमने क्लास टपल को इन्वोक कर लिया। टपल क्लास इन्वोक होती है तो क्या बन जाता है टपल, उसके साथ भी एक इटरेबल देना पड़ता है। वो इटरेबल इस बार क्या है लिस्ट, कौन सी लिस्ट सॉर्टेड, और उस नाम को वापस कहां स्टोर करवा लिया टी, तो बाद में टी को प्रिंट कर दिया। इन 3-4 स्टेटमेंट के बाद में मैंने इसे फिर से एग्जीक्यूट किया एंड आई गॉट दी सॉर्टेड टपल। तो हम डायरेक्टली टपल्स को सॉर्ट नहीं कर सकते, बट टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करके सॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। You can count occurrences of some element in tuple as well by method count. So like T is a tuple here with some elements, and if I want to count occurrence of 3 कि कितनी बार आ रहा है, execute किया, I will get the occurrence count जो है 5। ये अपने काम का नहीं, that's it। तो ये टपल से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास। एक चीज और तुम्हें बता देता हूं मैं, वो ये है कि अगर आप मान लो किसी भी एक सिचुएशन में हो, किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ में सपोज आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो और आपको लगता है यार कुछ मेथड सर ने बताई थी पर अभी याद नहीं आ रही है, ये मेथड मैं देखना चाहता हूँ इसके साथ काम करेगी या नहीं करेगी, तो देयर इज वन वे ऑफ चेकिंग इट। जैसे मान लो आपने एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया व्हिच इज एन इंटीजर, फाइन, and we want to check what methods I can apply over this x, or what functions or attributes are available which I can execute using this object x. So that we can do check, fetch, assess, observe using this way, dir। लिखो dir, ऑब्जेक्ट का नाम दो, एंटर प्रेस करो, you will get a list of all those attributes that are available associated with every integer that you are creating। ये इंटीजर ऑब्जेक्ट्स के लिए है, x is an integer, राइट। तो अगर आप कोई भी इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये जो तमाम नाम तुमको दिख रहे हैं, ये सारे नाम जो है ये उपलब्ध हैं एट्रीब्यूट के नाम पे, आप इनको यूज कर सकते हैं। इतने अभी कर पाओगे नहीं कर पाओगे अभी की मैच्योरिटी में, वो एक अलग बात है, पर हाँ इनको यूज किया जा सकता है, फाइन। सिमिलरली अगर मान लो मैंने बनाया y इक्वल्स टू सम फ्लोट और फिर मैंने उसके ऊपर लगाया dir, तो वहां से मेरे पास जो एक लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स आएगा वो है फ्लोट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के। अभी वो जो मैं आपको लिस्ट और टपल की बात कर रहा था, पहले उसको भी चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने बनाया l इक्वल्स टू 1, 2, 3 अ लिस्ट dir ओवर l, दिस इज व्हाट आई एम हैविंग विद लिस्ट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ चेक करो एक बार, are we having sort available? Yes, it is there, so that's why you were able to use it, right। अब मैंने बनाया t equals to inside this brackets 1, 2, 3, what is this, a tuple dir over t। look at this, are we having sort available? No, ठीक है। तो this is the answer to our all questions की कौन सी मेथड मेरे पास अवेलेबल है जिन्हें मैं यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपके पास अपेंड है, हमने आज यूज किया था, काउंट हमने यूज किया होगा, एक्सटेंड यूज किया होगा, इंडेक्स आप चेक कर लेना अगर नहीं किया है तो, इंसर्ट हमने देखा था, पॉप देखा था, रिमूव देखा था, रिवर्स हमने शायद डायरेक्टली नहीं देखा, रिवर्स करने का तरीका पढ़ा था, ये आप देख सकते हो, सॉर्ट हमने अभी देखा था, ठीक है। एंड इन टपल यू आर हैविंग ओनली फ्यू मेथड्स व्हिच यू कैन अप्लाई सिंस टपल इज इम्यूटेबल, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये सुविधा नहीं देता उसके अंदर बदलाव करने की है, उसे एक्सेस कर लो, ठीक है। S equals to ABC, dir over S, these are all methods, attributes available with string type of things। स्ट्रिंग्स के साथ में ये सब यूज किया जा सकता है,
कुछ कुछ याद आ रहा है इसमें से? हमने कुछ यूज किया है क्या? काउंट यूज किया है, एंड्स विल भी यूज किया है, फाइंड भी यूज किया है, लोअर यूज किया था, स्टार्ट्स विद यूज किया था, अपर यूज किया था, स्प्लिट भी देखा था हमने आज, स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस वे we can have access to all the possibilities that are available. क्या क्या संभावना है कर पाने की, कर सकने की। ठीक है, एक आध कोड बता देता हूँ। सेशन ओपन करके रखा है मैंने ऑलरेडी। कुछ प्रोग्राम्स अगर मैंने पहले बता दिए हो तो मुझे याद दिला देना। What is this code? Program to find all even numbers of a list. ये कर चुके थे? देखा था। ब्रेक स्टॉप्स की एग्जीक्यूशन ये नहीं किया है, ये नया भी है इसमें। आपको मैंने ये नहीं बताया ना, ब्रेक नहीं बताया ना, इसको करते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू दो कॉन्सेप्ट होते हैं लूप्स के अंदर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो हम देख लेते हैं। देखिए तो गेट दिस कोड, लिस्ट भी यूज हो रही है, लूप्स भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट इज देयर व्हिच इज यूज्ड हियर एज एन इटरेबल विद फॉर लूप। ये एक लिस्ट ले ली है, इस लिस्ट के अंदर है 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने कहा था फॉर लूप का जो फॉर्मेट होता है वो होता है फॉर वेरिएबल इन इटरेबल। ठीक है, तो दैट इज एन इटरेबल व्हिच इज हैविंग 5 एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड इट। देयर इज अ एम्प्लॉय कोड है। ठीक है, HR001, HR004, HR006, HR016 सॉरी, एंड देन TCHR। तो कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके एम्प्लॉय कोड्स हैं, और आप जब ये लूप एग्जीक्यूट करोगे तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा 5 बार, क्योंकि कंटेनर के अंदर है 5 वेरिएबल्स। ठीक है, एंड द वेरिएबल दैट यू हैव टेकन इज EMP कोड। इस फॉर लूप का इंडेंटेशन अगर चेक करें तो फॉर लूप का जो स्कोप है वो इतना है आई गेस। ठीक है, क्योंकि प्रिंट जो है ये वापस यहाँ आ गया है पहली पोजीशन में, तो उससे पता चलता है कि दैट इज आउट ऑफ द लूप, वो लूप के बाहर है। सो फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन चेक हो रही है, उस कंडीशन में कहा गया है इफ H नॉट इन EMP कोड देन ब्रेक प्रिंट एम्प्लॉय कोड। चल एग्जीक्यूट करते हैं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। बातें से ज्यादा बेहतर है कि एग्जीक्यूशन प्लान का है। हाँ यहाँ देखो, एग्जीक्यूशन पहला स्टेटमेंट चला, पहले स्टेटमेंट EMP कोड की वैल्यू क्या है? HR001, वहां दिख भी रहा है वेरिएबल वाला पार्ट। अब ये देखो, इफ H इज अ कैरेक्टर नॉट इन EMP कोड। पिछली बार जब लिस्ट पढ़ा था तो बताया इन भी होता है, वो नॉट इन भी होता है। ये टपल्स में भी आज जो हम पढ़ा था उसके साथ भी उपलब्ध कर लेना। तो इफ H नॉट इन EMP कोड का मतलब होता है कि अगर मान लो H नाम का अल्फाबेट, H अल्फाबेट is not in that value which we are having in EMP code, तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और चलेगा ब्रेक। अगर नहीं हुई तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, अंदर ब्रेक से अभी कोई लेना देना नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे और प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं और the thing is getting printed and that is HR001। ठीक है, फिर आगे गए EMP कोड में वैल्यू आ गई HR004, फिर जांच लगाई H अगर इसके अंदर नहीं है
तो स्टेटमेंट को माना जाएगा कि वो सेटिस्फाई हो रहा है, पर वो तो फेल। तो इसलिए इफ कंडीशन फेल वी प्रिंटेड दैट कोड एज वेल। देन HR016 इफ कंडीशन फिर से फेल हुई वी प्रिंटेड HR016। देन EMP कोड की वैल्यू इस बार हो गई DC001। वी नीड टू सी दिस केयरफुली नाउ। इफ H नॉट एन EMP कोड which is not, तो अब इस बार इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हम इफ कंडीशन के अंदर होंगे और अब चलेगा ब्रेक। तो बस इस ब्रेक के साथ ही समझ में आएगा कि ब्रेक आखिर करता क्या है। तो मैंने किया ब्रेक, जैसे किया ब्रेक तो ये प्रिंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और इवन लूप का जो अगला इटरेशन बचा था इसके लिए दैट आल्सो गॉट स्किप्ड। ब्रेक मतलब ब्रेक द प्रोसेस ऑफ इटरेशन, कम आउट ऑफ द लूप, प्रोसीड विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, लूप के इटरेशन वहां पर समाप्त हो गए, आप आ गए लूप से बाहर, लूप ब्रेक हो गया, प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद प्रोग्राम में जो भी होगा आगे उसका तो एग्जीक्यूशन होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बाहर आए और बाहर जो प्रिंट को चलना था वो तो चला गया। फाइन। तो इसीलिए इस प्रोग्राम से ये समझ में आया कि when you are inside a loop performing some iterations and if some certain point if you find or conclude that यार ये तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर मुझे इस लूप को रोकना पड़ेगा, मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा, then we use break there। तो जो जैसा होगा उसे छोड़ के लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप लूप के बाहर। ठीक है, तो फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी यूज ब्रेक। इस प्रोग्राम में हम उसको कैसे जोड़ के यूज कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि जब तक कि ऐसे एम्प्लॉय कोड्स मिलते चले जाएं जिसमें H है तब तक आप प्रिंटिंग करते चले जाओ, एक भी एक्सेप्शन आ जाए तो प्रिंटिंग बंद कर देना। फाइन, तो दैट इज व्हाट हैपेंड हियर। बट फिर मैंने कहा ऐसा नहीं करना है। I want to print all those employee codes in which H is there। अगर कोई बीच में एक्सेप्शन आ जाए तो ठीक है उसको प्रिंट नहीं करूंगा, अगर बाद में भी है तो उनको तो प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पिछले कोड से अगर इसको कंपेयर करें तो यार इस केस में ठीक है प्रिंटिंग नहीं हो, लूप टर्मिनेट हो जाए, वो वाला इटरेशन ना चले, लेकिन इसको मुझे प्रिंट करवाना है लास्ट वाला। लूप तो चलेगा, ब्रेक का मतलब कंटिन्यू का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझा देता हूं पहले, उसके बाद में इस प्रोग्राम को चलाते हैं। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कंटिन्यू को एग्जीक्यूट किया तो कंटिन्यू का मतलब होता है कि जिस इटरेशन में अभी आप हैं वो ब्रेक हो जाएगा लेकिन अगली इटरेशन एग्जीक्यूट होगी। अनलाइक ब्रेक जिसमें बची हुई इटरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइन, तो जिस आप इटरेशन में हो उस इटरेशन को आप जो है ब्रेक करना चाहते हो, उस इटरेशन को आप रोकना चाहते हो, उस इटरेशन को हॉल्ट करना चाहते हो, उससे आप बाहर आ जाएंगे लेकिन अगले इटरेशंस को मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसा मैंने कहा इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि अगर H कहीं किसी एम्प्लॉय कोड में कंटेंट है तो वो प्रिंट हो, नहीं कंटेंट है तो प्रिंट नहीं। इसीलिए जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया स्टेप बाय स्टेप, तो जैसा पिछली बार हम चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही चले। फर्स्ट कोड गॉट प्रिंटेड, सेकंड कोड गॉट प्रिंटेड, थर्ड कोड गॉट प्रिंटेड, चौथे केस में DC001 इफ कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, इस केस में हम अंदर गए। कंटिन्यू आने पर अब प्रिंट को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दैट इज द रेस्ट पोर्शन ऑफ द लूप। राइट, कंटिन्यू की वजह से लूप का वो इटरेशन टर्मिनेट हो गया, वो इटरेशन, और इटरेबल में अगली वैल्यू को मौका मिला और अगली वैल्यू के साथ में लूप एग्जीक्यूट हुआ और फिर उसके लिए भी प्रिंटिंग चली। सो दिस इज मोर दिस इज बेटर वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द लूप्स। ब्रेक तो क्या होता है, कत्ल कर देता है, खत्म, अब इटरेशन जो बची हुई है उनका प्रिंटिंग नहीं होगी, और कंटिन्यू बाकी इटरेशंस को मौका देता है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस? ब्रेक और कंटिन्यू दोनों नहीं, समवॉट इफ ऐसा भी अपनी कंडीशन से भी कर सकते हैं।
वहाँ पे भी वो वैसे ही बात है। लेकिन रेफरेंस में कितना क्या कितनी चीजें आप फिलअप करोगे? इसके अंदर ये नेस्टिंग, हम्म। तो उस केस में अगर ब्रेक आ जाए तो पूरा इस प्रोग्राम को बिना ब्रेक कंटिन्यू भी बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप दरअसल ये जो प्रिंट, ये जो आपने प्रिंट लगाया है, इस प्रिंट कोई कंडीशन के अंदर लगा दो। अगर इस प्रिंट कोई कंडीशन के अंदर लगा देता किसी कंडीशन में कि अगर एच है तो प्रिंट कर और एच नहीं है तो प्रिंट मत कर, तो क्या होगा? तो सारे इटरेशन चलेंगे, जब जब एच मिलेगा विद एच इन एम्प्लॉय कोड तो उसकी प्रिंटिंग हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। पर मैं कंसर्न हूँ उस सिचुएशन में जहाँ पे आपके फॉर लूप के अंदर 1000 स्टेटमेंट लिखे हुए और उन 1000 स्टेटमेंट में जो है आप किसी पॉइंट पे हैं जहां पर आप चाहते हैं कि यार अब बाकी जो पोर्शन है मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, तो फिर क्या है? कंडीशनल है, ऐसा नहीं है, मतलब कभी भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता है कि हम आपको ये बोले कि यार ऐसा करो, इसी से करना है, ऐसा थोड़ा होता है। वो तो लॉजिक्स है, आप जैसे चाहे वैसे बनाओ। ठीक है, बस आपकी कोड है आज का ही। द एल्स क्लॉज, ओके एल्स क्लॉज दिया है इसमें, तो एक फॉर लूप चल रहा है, उसी प्रोग्राम का एक वर्जन हो रहा है। फॉर लूप चल रहा है, दिस इज द लिस्ट इन व्हिच वी आर हैविंग सम एलिमेंट्स, और इसके बाद देखो इफ एच नॉट एन एम्प्लॉय कोड, सेम थिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब दिस पोर्शन इज आइडेंटिकल, है ना? ये एक को छोड़ के बाकी सब प्रिंटिंग कर देगा, एक केस में कंटिन्यू के साथ में वो इटरेशन ड्रॉप हो जाएगी। आप जैसे इफ के साथ में एल्स लगाते थे वैसे ही आप फॉर के साथ भी एल्स लगा सकते हैं। अगर आप फॉर के साथ में एल्स लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में एल्स का लिखा हुआ ये पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। दैट्स इट। So if you want to do certain operations after the completion of your loop, then that portion should be mentioned within the else part. ठीक है, तो यहाँ मैंने उसको बड़ी छोटी चीज के लिए यूज किया है, मैंने सिर्फ लिख दिया है प्रिंटेड ऑल HR डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कोड्स, दैट्स इट। तो इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो the first portion got executed in the identical way which we discussed in the previous code, while that else part amended this, updated this in the programs functionality। ठीक है, तो आप else को यूज कर सकते हैं फॉर्स के साथ में, उसका मकसद ये होता है। ठीक है, बाकी अब अगले सेशन में, आज के लिए पर्याप्त है। कोई डाउट तो नहीं है?